अच्छा जी, तो यहाँ पे जो होपफुली आपको ये तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से जो है वो ऑस्मोसिस होती है, ठीक है जी, और किस तरह से जो है आप की जो सोल्यूट होता है वो एक साइड पे रहता है और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट सिर्फ हो पाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस में। सो बेसिकली आप ये कह रहे होते हैं कि इट्स अ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स दी हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है जी। दिस प्रोसेस ऑफ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड बाय द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। The concentration difference of water can develop across a membrane just as concentration difference of other substance can occur. When this happens, net movement of water does occur across the cell membrane, causing the cell to either to swell down or to shrink up. अच्छा, ये चीज के लिए मैं आपके साथ एक जस्ट स्क्रीन शेयर करती हूँ और उसके बाद मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो ये स्वेलिंग और श्रिंकिंग की जो बात हो रही है उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अदद सेल है, ठीक है जी। अच्छा, इसको इस सेल के अंदर से फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा डार्क कलर हो गया, हम इसको कुछ लाइटर टोन दे देते हैं, ठीक है जी। ये लाइट कलर का एक आपका एक सेल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल के सोडियम ने बाहर रहना है, सोडियम ने बाहर रहना है, पोटेशियम ने अंदर रहना है, ठीक है जी। अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली कि ये आगे जाके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसको हम ज्यादा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज बतानी जरूरी है, वो ये है कि यूजुअली हमने नोट किया है कि जब सोडियम कहीं पे भी मूव करता है तो वाटर उसके साथ डिफ्यूज करता है। तो किसी भी मतलब सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन की गई है हमारी बॉडी के अंदर 146 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आउटसाइड द सेल एंड 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इनसाइड द सेल। कितना है 146 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आउटसाइड द सेल एंड 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इनसाइड द सेल, ठीक है जी। जबकि ये सोडियम के हवाले से बात हो रही है, जबकि पोटेशियम के हवाले से जब हम बात करते हैं तो क्या है 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इनसाइड एंड 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आउटसाइड, ठीक है जी। अब होता ये है कि जो सेल है बेसिकली इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं, प्रोटीन्स मौजूद हैं, बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज आयंस मौजूद हैं, नेगेटिव आयंस। अच्छा, ये बेसिकली सेल के अंदर ट्रैप्ड है, कांट मूव आउटसाइड, ठीक है जी। अच्छा, अगर तो आप जो चार्ज डिफरेंस देखें 146 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सोडियम बाहर और 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटेशियम बाहर, तो जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है 146 प्लस 4 का कितना बन रहा है 150 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है जी। और इनसाइड बन रहा है 154 मिली इक्विवेलेंट का पॉजिटिव चार्ज बन रहा है इनसाइड, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा फिर ये हैं आयंस जो कि ट्रैप्ड हुए हैं। अब होता ये है कि अब इसके अंदर जब मूवमेंट होती है से फॉर एग्जांपल सोडियम चैनल ओपन होता है और सोडियम का मूवमेंट इनसाइड होता है तो पॉजिटिविटी मजीद बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज होती है। लेकिन जब पोटेशियम बाहर जाता है तो नेगेटिविटी इनसाइड इनसाइड नेगेटिविटी बढ़ती है। सोडियम तो बाहर जाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सोडियम तो है ही बाहर की चीज ना, तो वो तो उसको बाहर जाना है। लेकिन जब पोटेशियम भी बाहर चला जाता है तो नेगेटिविटी किस तरह से बढ़ती है, क्योंकि ये जो ट्रैप कांट मूव वाले जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं उनकी वजह से सेल के अंदर की नेगेटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है जी। और ये जो नेगेटिविटी होती है वो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके पोटेंशियल को मेंटेन कर रही होती है। अच्छा, अब वो क्या रहा है कि अगर किसी भी एबनॉर्मेलिटी के नतीजे में सोडियम की मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ सोडियम, तो इसका मतलब क्या है फ्रॉम मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड।
अच्छा, जब ये यानी 14 मिली इक्विवेलेंट से सोडियम की तादाद बढ़ जाती है, इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है। 14 से आप बढ़ा लीजिए, से फॉर एग्जांपल 25 मिली इक्विवेलेंट भी करते हैं आप, तो सोडियम बढ़ जाएगा ना। तो जब सोडियम इनसाइड बढ़ेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि वाटर की मूवमेंट होगी टुवर्ड्स द सेल। ठीक है जी, वाटर मूव करेगा टुवर्ड्स द सेल। जब वाटर सोडियम की इनसाइड मौजूदगी कांस्टेंट हो जाएगी और उसका जो जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूस रहेगी, तो उसके नतीजे में वाटर की मूवमेंट इनसाइड होगी, तो सेल का में पानी जब भरेगा तो क्या कंडीशन कहलाएगी? स्वेलिंग कहलाएगी। तो सेल स्वेल्स अप। ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले में ये हो रहा है कि जी या तो आपने अपनी डाइट में या किसी भी तरह से सोडियम बहुत ज्यादा ले लिया और आपकी जो 146 मिली इक्विवेलेंट जो आउटसाइड जो वैल्यू है वो मेंटेन होने के बजाय ये चली गई है 160 मिली इक्विवेलेंट के ऊपर। सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन 160 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के ऊपर चली गई है इन दी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि सोडियम जो है वो बाहर ज्यादा हो गया है और सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सा हो गया है। तो उस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए तमाम हर तरफ से जो वाटर है वो आएगा उसको डाइल्यूशन करने के लिए। तो क्या होगा? वाटर विल बी मूविंग आउटसाइड फ्रॉम द सेल। जो नॉर्मल सेल के अंदर का जो वाटर है वो बाहर जाएगा, बाहर की जो 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 सॉल्ट सोल्यूशन है उसको डाइल्यूट करने के लिए। उसके नतीजे में क्या होगा? सेल की हो जाएगी श्रिंकेज। क्यों? क्योंकि वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। जबकि हमने क्या बोला, दोबारा से एक दफा समझ लें। एक सेल है 14 मिली इक्विवेलेंट सोडियम अंदर, 146 मिली इक्विवेलेंट सोडियम बाहर। में चेंजेस आई और इनसाइड जो है वो 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया और यहाँ पे 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि बैलेंस चेंज हो गया, जो कि नॉर्मल जो बैलेंस था जिसके ऊपर आपका जो वाटर है वो मेंटेन रहता है सेल के अंदर का सेल के अंदर और सेल के बाहर का सेल के बाहर रहता है, वो वाटर का जो बैलेंस है वो खराब हो गया। नेट मूवमेंट होगी of the water towards the cell will and lead to swelling. दूसरी सिचुएशन क्या है? बाहर 146 मिली इक्विवेलेंट की जगह पे सोडियम हो गया है 160 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और अंदर के वाले में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद है। कम हो गया या अपनी जगह मौजूद है, जो भी है। अब इसके नतीजे में क्या हुआ? सॉल्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब ये जो सॉल्ट है या तो सेल के अंदर से बाहर गया है तब हुआ, या आपने डाइटरी सॉल्ट ज्यादा लिया, या सॉल्ट का जो मेंटेनेंस था आपकी बॉडी में, जो सोडियम बैलेंस होता है वो किसी भी वजह से ऑल्टर हो गया, आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है जिसके नतीजे में ये कोई भी अबनॉर्मैलिटी हुई है। नेट रिजल्ट क्या निकला कि जो आपका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड था उसके अंदर जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, जो सोडियम है वो बढ़ गया है और उसके नतीजे में 160 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई है। अब इसको करने के लिए जो जो आपका जो सेल के अंदर का जो पानी है वो भी बाहर जाएगा, इसको डाइल्यूट करेगा, कॉन्सेंट्रेशन को हल्का करने की कोशिश करेगा। अब इसके नतीजे में क्या होगा? जब अंदर का अपना सेल का जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। ठीक है जी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी बेस के ऊपर हमारी बहुत सारी जो कंडीशंस हैं वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो डेवलप कर रही होती हैं और डिपेंड कर रही होती हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट सेल विल आइदर स्वेल और श्रिंक। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास आता है कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन है। जैसे कि हमने बात की थी कि इसके अंदर जो है आपके पास चैनल प्रोटीन्स होते हैं। इनके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, इसके अंदर आप जो टाइप है उसका अपने उसके साथ जो जो आपका जो बाइंडिंग साइट है उसके साथ मिलता हुआ होना जरूरी है। आपके जो आइसोमर्स होते हैं उनमें डिफरेंस के नतीजे में जो है वो मूवमेंट जो है वो
लिमिट हो सकती है। Saturation, transport rate increases as the concentration of the solute increases. Obviously ये एक नेचुरल सा फिनोमेना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी सोडियम की तो फिर मूवमेंट भी ज्यादा हो सकती है। कंपटीशन, अगर तो एक ही जो कैरियर प्रोटीन है उसके ऊपर दो एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी बाइंडिंग है, अफिनिटी है, तो डिपेंडिंग अपॉन द बाइंडिंग अफिनिटी या जो कॉन्सेंट्रेशन जिसकी ज्यादा होगी वो, या जो बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होगी वो बाइंड कर जाएगा, दूसरा वाला पीछे रह जाएगा। अच्छा जी, अगेन डाउनहिल मूवमेंट होती है, वो पैसिव मूवमेंट है, ठीक है, कैरियर मीडिएटेड होती है, ये तमाम चीजें हो गई हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज जो है वो कैरियर मीडिएटेड है एंड इज इनहिबिटेड बाय शुगर्स लाइक गैलेक्टोज, क्योंकि गैलेक्टोज जो है वो उसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू शुगर, हालांकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। डायबिटीज मेलाइटिस में ग्लूकोज का अपटेक बाय मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू इज इम्पेयर्ड, that is the facilitated diffusion that requires insulin, obviously वो नहीं हो पाती, जिसके नतीजे में डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब ये है कि कोई एक मॉलिक्यूल है जो उसको फैसिलिटेट करेगा मूवमेंट को, किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारे जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं यानी जो फैट सेल्स होते हैं वहाँ, और जो हमारे जो मसल्स होते हैं जो हमारे में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, लाइक इस वक्त जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरी जबान जो है, जो कि एक स्केलेटल मसल है, वो मूव कर रही है। अब ऑब्वियसली बात है, इसकी जो मूवमेंट है इसको थकने से बचाने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी हमें कैसे प्रोवाइड होती है, बाय दी ग्लूकोज, एंड दैट ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू एनर्जी टू गिव यू एटीपीज, और वो एटीपीज जो है वो आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं तो हम बोल पाते हैं। तो बाकी के भी मसल्स इसी तरह से हैं। तो अगर डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो है मस्कुलर जो है वो क्यों नहीं हो पाता, मूवमेंट क्यों नहीं हो पाती ग्लूकोज की मसल्स के अंदर, क्योंकि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए जो इंसुलिन की जरूरत है, जो कि एक मॉलिक्यूल है जो कि हेल्प करता है ग्लूकोज की मूवमेंट को टुवर्ड्स द सेल, इनसाइड ऑफ द सेल, वो मौजूद नहीं होता, तो इसकी वजह से ग्लूकोज नहीं मूव कर पाता। ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वही बात है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है जी। अपहिल मूवमेंट कहलाती है। डायरेक्ट इनपुट ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बल्कि जो पॉइंट है वो है यही कि जो आपके पास जो एटीपी है उसका ब्रेक डाउन होता है, किलो कैलोरीज में एनर्जी रिलीज होती है, और उसके नतीजे में जो है वो एक्शन जो है वो टेक प्लेस करता है। कैरियर मीडिएटेड है। इसके अलावा जो है ऑब्वियसली इसके अंदर सैचुरेशन, कंपटीशन एंड स्टीरियो स्पेसिफिसिटी जरूरी है, क्योंकि अगेन जो प्रोटीन्स हैं उनकी हेल्प की जरूरत होती है। एग्जांपल्स ये 3 हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले आप इसका जो मैकेनिज्म है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, पहले इस मैकेनिज्म को समझ लें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। नाउ यू कैन सी ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है, जो इसकी जो वीडियो है हम आपके सामने, मैंने इसको यहाँ से चेक किया है। ये बेसिकली ये जो साइट है ये वेब पेज है यूट्यूब के ऊपर मीना मिसा के नाम से, और इनकी जो वीडियो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसका जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से है कि आउटसाइड द सेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ग्रीन कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सोडियम के हैं, और जो ब्राउन कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, स्क्वायर्ड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोटेशियम के हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड ऑफ द सेल का पोर्शन है, और ये जो इनसाइड है, ये आपके पास जो प्रोटीन नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको देख सकते हैं 3 बाइंडिंग साइट्स मौजूद हैं एट द इनसाइड ऑफ द सेल, और 2 मॉलिक्यूल्स की जो बाइंडिंग का साइट है वो आउटसाइड ऑफ द सेल मौजूद है। ये जो प्रोटीन है बेसिकली जो सबसे जो कॉमन एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, उसकी एग्जांपल है ये पिक्चर, और इसमें ये जो प्रोटीन है जिसके ऊपर ये बाइंडिंग साइट्स बनी हुई हैं, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप कहलाता है। कैसे काम करता है आइए देखिए। अच्छा, इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि ये पोटेशियम है, ये सोडियम है। सोडियम यूजुअली, जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले एक लंबा सारा डिस्कशन करके बैठे हैं कि सोडियम बाहर रहता है और पोटेशियम जो है वो अंदर रहता है, ठीक है जी।
किसी भी वजह से कोई भी चैनल के ओपन होने के नतीजे में अगर सोडियम बाहर आ गया, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं सोडियम के अंदर आने के, सेल के अंदर आने के, लेकिन उसको हर सूरत में बाहर जाना है, क्योंकि अगर बाय द स्लोएस्ट प्रोसेस भी अगर सोडियम कंटिन्यूसली सेल के अंदर आता रहेगा तो अंदर जो है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी और अगेन वो जो है वो स्वेलिंग कॉज करा सकता है। तो उस प्रोसेस को निगेट करने के लिए एक पंप एक्टिविटी अल्लाह ताला की तरफ से हमारी बॉडी को प्रोवाइड की गई है, जिसमें कॉन्स्टेंटली आपका जो सोडियम है जो सेल के अंदर मौजूद है उसको सेल से बाहर भेजा जा रहा होता है, और उसके एक्सचेंज में जो पोटेशियम है जो कि सेल के बाहर मौजूद है उसको सेल के अंदर लेकर आया जा रहा होता है। कैसे, ये देखिए कि ये सोडियम बाहर, ठीक है, और ये पोटेशियम बाहर। अब देख सकते हैं आपके पोटेशियम बाहर कम है, सोडियम अंदर कम है, लेकिन अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनकी मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की। तो ये सोडियम पंप, सोडियम, ये जो पंप है जो सोडियम साइड है, सोडियम पोटेशियम पंप, उसके अंदर किस तरह से है कि फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सोडियम मूव करेगा और पोटेशियम फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इन द इनसाइड ऑफ द सेल मूव करेगा। ठीक है जी। एनर्जी रिक्वायरिंग ट्रांसपोर्ट है ये, एटीपी की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम अटैच करते हैं इस प्रोटीन के साथ, एटीपी अटैच होता है आके, एडीपी में ब्रेक डाउन होता है और फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है ये सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है जी। जैसे ही ये चीज, ये मॉलिक्यूल जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच रहेगा, एडीपी सेपरेट हो जाएगा। इसके नतीजे में जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है इसके अंदर कंफर्मेशनल चेंजेस होती हैं और उसके नतीजे में ये जो चैनल है ये ओपन हो जाता है। ये बेसिकली एक क्योंकि एक स्कीमेटिक डायग्राम है, इसके अंदर आपको चैनल ओपन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बेसिकली होता है ये कि कंफर्मेशनल चेंजेस होती हैं, जो गेटिंग मैकेनिज्म होता है वो ओपन हो जाता है और सोडियम का जो है वो मूवमेंट होता है टूवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू द चैनल प्रोटीन। इसके नतीजे में जब ये यहाँ पे पहुंचता है तो ये देखें आप, इसका जो चेंज स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक दफा ये मैं आपको दोबारा दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, हाँ, ये जगह देखिए, इस जगह पे पोटेशियम बाइंडिंग जो साइट है वो उसकी शेप चेंज हुई हुई है। एज सून एज सोडियम जो है, गौर से देखिएगा, सोडियम जब ये मेम्ब्रेन के करीब पहुंचता है इसकी बाइंडिंग साइट चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी अब ये स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर है, जो आपका पोटेशियम के जो स्ट्रक्चर है वैसा ही ये बाइंडिंग साइट हो जाता है। अब इसके ऊपर आके पोटेशियम की बाइंडिंग हो गई है, पोटेशियम मॉलिक्यूल्स बाइंड हो गए, 2 पोटेशियम जो कि बाहर मौजूद थे। फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट होता है, जिसके नतीजे में ये पोटेशियम मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल के अंदर आ जाता है। ठीक है जी। डायरेक्ट मेटाबॉलिक एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है, जिसके नतीजे में आपकी जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हुई है। अच्छा, इसके बाद फिर दोबारा से जब हम बात करते हैं तो दिस वाज बेसिकली अबाउट द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। वो किस तरह से ये रोल प्ले कर रहा होता है कि आपके इसके फंक्शन के बगैर जो सेल्यूलर स्वेलिंग है उसके बढ़ने के चांसेस होते हैं। वो किस तरह से होते हैं, और दैट ऑल्सो लीड्स टू सेल्यूलर इंजरी। वो कह रहा होता है कि ये, जैसे मैंने आपसे बात की थी, मैं आपके साथ पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ, जो आपने पिछली जो पिक्चर देख रहे थे हम यहाँ पर,
जैसे मैंने आपसे बोला था कि ये जो ट्रैप मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव नहीं करते हैं, तो उसके नतीजे में अगर सोडियम और पोटेशियम की मूवमेंट हो रही है तो सेल में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है जी। अब ये जो स्वेलिंग का जो मैकेनिज्म है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सोडियम जो है वो अनकंट्रोल अनचेक जो है वो सेल के अंदर एंटर हो रहा है। इस चीज को बचाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है जो कि जितनी भी एक्स्ट्रा सोडियम अंदर आ रहा होता है उसको बाहर निकाल रहा होता है। ठीक है जी। तो अब ये बाहर निकालने के नतीजे में क्या होता है कि आपका जो सोडियम है वो अंदर इतना मौजूद ही नहीं रहता कि सेल्यूलर स्वेलिंग का जो प्रोसेस है उसको ये इनिशिएट कर सके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये इलेक्ट्रोजेनिक है। ये जो क्या कहना चाहिए आपके पास, जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है ये इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहलाता है। इलेक्ट्रोजेनिक का मतलब क्या है कि से फॉर एग्जांपल ये आपके पास वो जो हम पुरानी वाली जो सेल मेम्ब्रेन की पिक्चर थी उसके ऊपर जाते हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसके अंदर हम ड्रॉ कर सकेंगे चीज को। ये वाली जो पिक्चर थी अगर हम इसको देखते हैं तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं। सॉरी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। ये देखिए जी, यहाँ पे हम बोल रहे हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद रहते हैं। फिर प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के अंदर भी नेगेटिव चार्ज होता है। दे आर प्रेजेंट कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली इनसाइड द सेल। ठीक है जी। तो ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स पहले से मौजूद होते हैं, ये कहीं नहीं जा रहे होते। असल जो प्रॉब्लम असल जो मूवमेंट हो रही होती है वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस की हो रही होती है, जिसमें पोटेशियम है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और सोडियम है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है जी। अब आपके पास जो अगर फॉर एग्जांपल हम यहीं पे एक और जो है पंप बना लेते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप हमारे पास ये बन गया है। अच्छा, इसके अंदर जैसे कि हमने पहले बात की थी कि सोडियम मूवमेंट किस तरह से हो रही है। सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जो अभी आपने वीडियो में भी देखी होगी कि सोडियम जो है वो बेसिकली 3 सोडियम बाहर जाते हैं और उसके नतीजे में 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। अच्छा, अब इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि हर मर्तबा जब ये साइकिल हो रही है तो देयर इज डेवलपिंग अ नेट डेफिसिट ऑफ 1 पॉजिटिवली चार्ज आयन एवरी टाइम। 1 पॉजिटिवली चार्ज्ड ion every single time sodium potassium ATPase pump is working। ठीक है। से फॉर एग्जांपल एक मिनट के अंदर जो है वो 10 मरतबा, एक मिनट के अंदर 10 मरतबा जो है वो ATPase पंप ने काम किया। ठीक है जी। जब एक मिनट में 10 मरतबा काम किया तो 10 मरतबा के नतीजा क्या हुआ कि इनसाइड ऑफ द सेल 10 पॉजिटिवली चार्ज आयंस का 10 पॉजिटिव चार्ज आयंस का डेफिसिट हो गया। ठीक है। किस तरह से, ये देखें 3 मॉलिक्यूल्स हैं 10 टाइम्स, तो कितना हुआ 30 मॉलिक्यूल्स जो हैं 3 इंटू 10, 30 सोडियम मॉलिक्यूल्स अंदर गए, बाहर गए, 30 सोडियम मॉलिक्यूल्स अंदर गए, 2 इंटू 10 यानी 20 पोटेशियम मॉलिक्यूल्स बाहर आए। डेफिसिट कितना बन रहा है पॉजिटिवली चार्ज आयन का? 10 आयंस जो हैं वो उनका डेफिसिट हो गया है एक मिनट के अंदर। ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है ये कंटिन्यूसली काम करता रहता है और जितना ज्यादा ये काम करता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट करता है टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल।
ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस जगह काम आती है ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन याद रखने वाली बात जो है यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये याद रखने वाली बात है कि सोडियम पोटेशियम ATPase पंप जो है वो इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर है। इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर है, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट डेवलप कर रहा है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये बात प्लीज याद रखिएगा, ये आगे आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास आता है जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हम डिस्कस करने लगे हैं, वो ये है कि जी आपके पास कैल्शियम ATPase का जो पंप है ये काम कर रहा होता है। देयर आर 2 ATPase पंप्स बेसिकली वर्किंग जो कि कैल्शियम की मूवमेंट कराते हैं। एक प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन पे जो कि E-फ्लक्स पंप होता है। ये भी हम दोबारा से इसको जो है उसी पिक्चर में जाके बात करते हैं इसको, ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ये चीज समझ में आ जाए। इसके लिए एक नया सेल ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल ये एक सेल बना दिया मैंने, ठीक है जी। इस सेल के अंदर मैं एक अदद ऑर्गेनील का सेट बना रही हूँ। ठीक है जी। ये जो ऑर्गेनील्स हैं अभी आपको समझ में आएगी, ये कहलाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म। आपको पहले भी मैंने बताया था कि स्टैक्स ऑफ सैक्स, बेसिकली दीज आर द स्टैक्स ऑफ सैक्स प्रेजेंट, वाटर फिल्ड सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है जी। तो ये एक पोर्शन है जहां पे आपको कैल्शियम के पंप्स मिल रहे होते हैं, और दूसरा जो कैल्शियम पंप आपको मिलता है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मिल रहा होता है। ठीक है जी। जो ये जो अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे पास इस वक्त वो पिक्चर मौजूद है या नहीं है मैं देखती हूँ, जरा सा होल्ड ऑन करना पड़ेगा आपको। हाँ जी, ये एक पिक्चर है, अगर आप इसको गौर से देखें, ये पिक्चर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। जब हम कैल्शियम पंप की बात करते हैं तो जो आपको जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जी कैल्शियम जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में 2.4 मिलीक्यूलेंट पर लीटर के हिसाब से मौजूद होता है, और इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म आपके पास जो कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.0001 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। अब ये जो है वो तकरीबन 10,000 टाइम्स का जो है वो डिफरेंस है, तकरीबन 10,000 टाइम्स का डिफरेंस है कैल्शियम का एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के दरमियान में। अच्छा, इसकी एक वजह है, वजह ये है कि आपके जो कैल्शियम है वो बेसिकली 2-3 मेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है। कैल्शियम आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, नंबर 1, एंड नंबर 2 रिलीज ऑफ स्टोरेज वेसिकल्स। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं कैल्शियम के जो ये प्ले कर रहा होता है। क्या कॉन्ट्रैक्शन, यानी कैल्शियम मौजूद होगा तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, जो आपके जो प्रोटीन्स हैं उनके दरमियान में जो आपका जो साइटोस्केलेटन है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। कैल्शियम 10,000 टाइम्स डिक्रीज क्वांटिटी में मौजूद होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। मेजर रीजन ये है कि पहली जो चीज है वो ये कि आपका जो साइटोस्केलेटन है उसकी कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड कर रही होती है कैल्शियम के ऊपर। अगर कैल्शियम की आपको जरूरत, उस वक्त साइटोस्केलेटन की कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, कैल्शियम मौजूद होगा वो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, सेल अपने जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपके पास स्टोरेज में आपके पास लाइसोसोम्स पड़े हुए, पेरोक्सीसोम्स पड़े हुए, तमाम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं जिनका काम क्या है बेसिकली कि ये अपने अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स या जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं। कैल्शियम का काम क्या है कि इधर उनको रिलीज करा देगा आउटसाइड द सेल, और अगर वो वहां रिलीज नहीं कराएगा तो जो कंटेंट है उन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के उनको रिलीज कर देगा इनटू द साइटोप्लाज्म। अब ये दोनों ही चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, लाइसोसोम्स का बाहर कोई काम नहीं है सेल के बाहर, ठीक है ना, वो तो एट द टाइम ऑफ डाइजेशन सिर्फ काम कर रहे होते हैं लाइसोसोम्स। अगर तो वो बाहर चले गए तो सेल की अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो वहीं फट गए तो दैट विल अल्टीमेटली लीड टू सेल्फ ईटिंग, यानी वो
जाहिर सी बात है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो अपने ये तो नहीं देखेगा कि ये खाने की चीज है या मेरा अपना सेल का कंटेंट है, वो सब कुछ खा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वो प्रोसेस नहीं जनरेट करवाना चाह रहे। तो कैल्शियम जो है वो 10,000 टाइम्स डिक्रीज अमाउंट में मौजूद होता है इनटू द साइटोप्लाज्म एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना सेल के अंदर भी जो साइटोप्लाज्म जो कैल्शियम होता है वो भी साइटोप्लाज्म में नहीं होता, इट्स स्टोर्ड इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। तो आपके पास दो कैल्शियम के पंप हो गए, एक हुआ एक्स्ट्रा सेल्यूलर पंप, ये कहलाता है इफ्लक्स पंप। ठीक है जी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है जो पंप है उसका नाम है सरका। ठीक है जी। अब इसका पूरा जो 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 अब्रिविएशन का जो पूरा नाम है वो हम देख लेते हैं। ये वाली पिक्चर नहीं शेयर करनी थी मुझे आपके साथ, दूसरी पिक्चर शेयर करनी थी। हाँ जी। सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेज पंप। ठीक है जी। सरका का मतलब क्या निकला आपके पास? सार्कोप्लाज्मिक, एस स्टैंड्स फॉर सार्कोप्लाज्मिक, E stands for endoplasmic, R stands for reticulum, C stands for calcium, A stands for ATPase pump। ठीक है जी। तो बेसिकली ये दो जगह हैं जहां पे, अच्छा ये जो पंप है बेसिकली ये इनफ्लक्स पंप कहलाता है। इनफ्लक्स पंप का मतलब क्या है कि कैल्शियम अगर से फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है तो या तो वो बाहर जाएगा, एटीपीएस पंप के थ्रू सेल से बाहर निकल जाएगा, या फिर वो इनफ्लक्स पंप के थ्रू जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा, साइटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर चला जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री कैल्शियम अवेलेबल नहीं होता। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? 0.0001 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये जो मेंटेन होती है ये इन दो पंप्स के थ्रू मेंटेन होती है। एक इफ्लक्स पंप है जो कैल्शियम को सेल से बाहर फेंक देता है, और जो रिमेनिंग जो कैल्शियम बचता है वो स्टोर हो जाता है इनटू दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है जी। इसके बाद फिर आपके पास जो जो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ पंप है वो बेसिकली है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप, जिसको हम प्रोटॉन पंप भी कहते हैं। दिस इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन इनटू द ल्यूमन ऑफ द स्टमक। आपको मालूम है कि स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है जी। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है कि जो स्टमक है उसके पीएच को जो है वो बहुत हाईली एसिडिक कर दे। वो हाईली एसिडिटी जो स्टमक के अंदर रिक्वायर्ड होती है वो दो वजूहात की वजह से रिक्वायर्ड होती है। पहली वजह तो ये कि आपने बाहर से कोई खाना खाया, ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत सारे जरासीम हो सकते हैं, बहुत सारे डैमेजिंग कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो जो हाईली एसिडिक पीएच होता है उसके अंदर जितनी भी वल्नरेबिलिटी है, जो फूड के अंदर जितने भी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं, वो उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो मिनिमाइज हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो पेप्सिनोजेन है, जो आपका इनएक्टिव एंजाइम है जो रिलीज हो रहा है फ्रॉम द गैस्ट्रिक सेल्स, तो वो कन्वर्ट होता है इन दैट हाईली एसिडिक पीएच इनटू पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है बेसिकली कि ये आपके जो प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट करा देता है। तो जो प्रोटीन अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत जरूरी जो चीज है वो ये जो याद रखने की वाली है वो ये है कि इनसाइड द सेल जितनी हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन होती है जो कि रिलीज करता है टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, दैट इज 900 टाइम्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 900
folds higher as compared to the concentration of hydrogen present inside the cell. ठीक है, लेकिन फिर भी वो हाइड्रोजन रिलीज होता है against the concentration gradient with the help of the hydrogen potassium ATPase pump, जिसको हम प्रोटॉन पंप भी कहते हैं. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब पेशेंट को एसिडिटी हो जाती है या बहुत ज्यादा एसिड बन रहा होता है, सीने में जलन, बर्निंग, जो हार्ट बर्न वगैरह हो रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपने नोट किया होगा कि हम पेशेंट को ओमिप्रोजोल दे रहे होते हैं, दैट इज द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करता है, हाइड्रोजन की रिलीज को रोक देता है, जिसके नतीजे में एसिडिटी कम हो जाती है. यानी हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा तो HCl नहीं बनेगा, HCl नहीं बनेगा तो एसिडिटी नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी तो स्टमक बर्निंग कम हो जाएगी. तो उस काम के लिए जो है फिर ये हम इसको इस्तेमाल कर होते हैं. ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं हमारी बॉडी के, जो हमने आज डिस्कस किए हैं. यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे काइंडली बताइए. अच्छा जी.